हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं अप्रैल माह का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि अप्रैल माह का नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स इसमें शामिल होगा और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, और ये देखें कि जो अप्रैल माह का है ये संक्षेप में हम कराने जा रहे हैं। करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसे संक्षेप में करेंगे और विस्तार से भी आगे चल के इसको एक क्लास में विस्तार से भी लेते हैं, इसको विस्तार से भी पढ़ाएंगे। और ये जो मटेरियल है, ये कंटेंट आप पूछेंगे कि मैम कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया कंटेंट है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले चलते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे हम राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, यानी कि नेशनल इवेंट्स। ठीक है, कहाँ पे करंट अफेयर देखेंगे, नेशनल वाला। ठीक है, पहले हम इसको जूम कर लिया है ये, क्योंकि अगर इससे कम करते हैं तो बच्चों को मोबाइल में नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम इसे जूम किया है। ठीक है, पहले हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं एक बार और फर्स्ट अपने करंट अफेयर पर चलते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट है 16 फरवरी। ठीक है, फर्स्ट है 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच कहाँ AI इम्पैक्ट समिटी 2026 का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली, यानी कि भारत में। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब इसको हम पेन ले लेते हैं और देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट हो गया, क्योंकि इसको मैंने इसलिए अभी आपको करके दिखाया था कि फर्स्ट इसमें यहाँ पे जूम अगर कम करेंगे तो ये दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, इसलिए इसको हमने पहले से आपको रीड आउट कर दिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच AI इम्पैक्ट समिति 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। यह है इस श्रृंखला का चौथा संस्करण है। ठीक है, कौन सा चौथा संस्करण है, जिसका पहला आयोजन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, जिसके बाद सियोल और पेरिस में इसके शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ठीक है, यानी कि किए जा चुके हैं। यह पहली बार है जब यह सम्मेलन ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, अगर आपसे थीम पूछा जाए तो थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, सभी का कल्याण सभी का सुख रखा गया इसका। ठीक है, यानी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अर्थात सभी का कल्याण और सभी का सुख रखा गया है। ठीक है, इसकी ये क्या है, थीम है। ठीक है, इसका ये विषय रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे कुछ नेशनल इवेंट्स में चलेंगे। नेशनल इवेंट नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मैंने जूम किया है तो आपको नंबरिंग नहीं दिख रही होगी। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत छोटा हो जाएगा जब नंबरिंग दिखेगी आपको सारी। ठीक है नंबरिंग ना दिख रही है ना, इसलिए क्योंकि जूम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि 12 से 13 फरवरी 2026 के बीच कहाँ भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, ये भी नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 12 से 13 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में, यानी कि भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य केंद्र शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक और प्रभावी एकीकरण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, प्रभावी एकीकरण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट चलेंगे, नेशनल इवेंट नंबर 3 है, इसको क्रॉस कर लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, किस मंत्रालय ने हाल ही में वंदे मातरम के लिए पहला आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है। ठीक है, ये तो आप लोग अगर स्कूल में होंगे, स्कूल में तो बच्चे अभी कोई होगा नहीं जो तैयारी कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्कूल आप निकल गए होंगे और कॉलेज में होंगे। ठीक है, और ये आप न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। किस मंत्रालय ने हाल ही में वंदे मातरम के लिए पहला आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है, किसने किया है, गृह मंत्रालय ने। ठीक है, किसने किया है, गृह मंत्रालय ने किया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के गायन के लिए पहली बार औपचारिक प्रोटोकॉल जारी किया है। ठीक है, इन दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि आधिकारिक समारोह में वंदे मातरम के जितने भी समारोह हैं उनके वंदे मातरम के सभी 6 छंद, जो 6 इसमें छंद हैं वो गाए जाएँ। ठीक है, क्या गाए जाए, जो 6 छंद है वंदे मातरम के ये गाए जाए, जिनकी कुल अवधि अगर बताएं तो 3 मिनट 10 सेकेंड होगी। ठीक है, जो 6 छंद हैं इसमें, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलम मलयज शीतलाम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 6 छंद जो हैं वो 3 मिनट 10 सेकेंड में होगा। ठीक है, 3 मिनट 10 सेकेंड इसकी गाने की अवधि बताई गई है। प्रोटोकॉल के अनुसार जब भी इसका आधिकारिक संस्करण गाया जाए या बजाया जाएगा तो श्रोतागण जो भी है सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे, सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। इसके अतिरिक्त क्या है, यह भी निर्धारित किया गया है कि जब राष्ट्रगान, ठीक है, जब राष्ट्रगान, यानी कौन सा है हमारा राष्ट्रगान, कौन सा, जनगण मन, और हमारा गीत कौन सा, वंदे मातरम।
ठीक है। और वंदे मातरम दोनों एक साथ बजाए जाएंगे तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ अगर दोनों गाया जाना है, यानी कि राष्ट्रगान भी है राष्ट्रगीत भी है। राष्ट्रगान हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, जनगण मन, ठीक है। और वंदे मातरम दोनों अगर हैं तो फिर सबसे पहले किसको रखा जाएगा, तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डबल टिक लगाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक लगाएंगे, ठीक है। और ये किस मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने किया है, ठीक है। अभी प्रोटोकॉल जो जारी किया है, और जो 6 छंद है उसके गाने की समय सीमा कितनी है, 3 मिनट 10 सेकंड है। और अगर ऐसा है तो इसको सावधान मुद्रा में खड़े होकर ही गाएंगे। और दूसरी बात है, अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों गाने हैं तो राष्ट्रगीत को पहले नंबर पर रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे नेशनल इवेंट नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 क्या है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी दी है। कितने लाख करोड़ हैं, ये है रुपए 1 लाख करोड़। कितने हैं, रुपए 1 लाख करोड़। यानी एक्सप्लेनेशन देखेंगे पहले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी दी है। यह कोष उन परियोजनाओं के लिए कुल लागत का कितना है, 25% तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, जिनकी कम से कम 50% लागत बाजार से जुटाई जाएगी। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के एक सूत्र के अनुसार इस निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितना, 10,000 करोड़ प्रदान की जाने की योजना है, ठीक है। जबकि शेष जो है 40,000 करोड़ शहरों में, ठीक है, शेष कितना है, 40,000 करोड़ शहरों द्वारा नगर पालिका बॉन्ड जारी करने और निजी सार्वजनिक भागीदारी, जिसे बोलेंगे पीपीपी मॉडल अपनाने तथा ऋण के माध्यम से जुटाए जाने की संभावना बताई गई, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है नेशनल इवेंट है नंबर 5, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे नेशनल इवेंट नंबर 5। नए आधार वर्ष 2024 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आंकड़े किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। कौन सा मंत्रालय है, ये मंत्रालय है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वही करा रहे हैं, ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अद्यतन अभी तक आधार वर्ष 2024 पूर्व आधार वर्ष 2012 पर आधारित नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति जिसकी है वो 2.75% दर्ज की गई है। और सीपीआई 2024 श्रृंखला में, ठीक है, सीपीआई 2024 की श्रृंखला में, 1 मिनट, इसको लग रहा है ये थोड़ा कट रहा है, इसको हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, 1 मिनट का समय दीजिएगा बच्चे। ओके, कौन सा है, नंबर 5 है। हाँ, ओके। सीपीआई 2024 श्रृंखला में उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत उपभोक्ता का वर्गीकरण COI-COP 2018 को अपनाया गया है, जो पूर्व की 6 व्यापक समूह वाली संरचना को स्थान लेता है। यह नवीनतम जो वर्गीकरण है यह प्रणाली संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है। संशोधित ढांचे के अंतर्गत व्यय को 12 डिवीजनों, 43 समूहों और 92 वर्गों, 162 उपवर्गों तथा अंतिम स्तर पर देखेंगे 358 मदों में, ठीक है, 358 मदों में इसे वर्गीकृत यानी कि डिवाइड किया गया है। नए सीपीआई बास्केट में देखेंगे, ये आपने सीपीआई बास्केट तो पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें गुड्स को रखा जाता है। नई सीपीआई बास्केट में कितना है, 358 वस्तुएं हैं, 358 वस्तुएं हैं और सेवाएं शामिल की गई। नहीं, वस्तुएं भी हैं और उसमें सर्विसेज भी हैं जो इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। और जबकि पिछली जो बास्केट में इनकी संख्या 299 थी, ठीक है। पहले कितनी थी बास्केटबॉल में, ठीक है, कितनी थी, 299 बास्केट गुड्स में, ठीक है। जो गुड्स और वस्तुओं की जो सर्विसेज की जो बास्केट होती है उसमें 299 थी, ठीक है, अब हो गई है 359। इसमें एयरपॉड्स जैसी नई वस्तुओं को जोड़ा गया है तथा ऑडियो कैसेट जैसी अप्रचलित वस्तुओं को हटाया गया है, ठीक है। इसलिए अब कितनी, कुछ जोड़ी गई, कुछ हटाई गई, लेकिन नाउ अब कितनी है, 358 वस्तुएं एंड सर्विसेज शामिल हैं इसमें नई सीपीआई बास्केट में, ठीक है, यानी कि जिसे बोलेंगे बास्केट यानी कि टोकरी। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, 6, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इवेंट नंबर 6। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड स्थायी समिति द्वारा किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि के डायवर्जन की सिफारिश की गई है, ठीक है।
कौन सा है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी कि स्थायी समिति द्वारा किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि के डायवर्जन की सिफारिश की गई है? कौन सा है? ये है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए इसको हम देखेंगे विस्तार से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसको। ओके, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड SSC NBWL की स्थायी समिति ने मध्य प्रदेश स्थित कौन सा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग कितना है? 272 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी देने की सिफारिश की है। इस परियोजना के अंतर्गत देखेंगे तो टाइगर रिजर्व के भीतर ब्यारमा नदी है। ठीक है, नदी का नाम क्या है? ब्यारमा रिवर। ठीक है, ब्यारमा नदी और कोपरा नदी के किनारे, अच्छा जो कोपरा भी रिवर का नाम ही है। ठीक है, ब्यारमा एंड कोपरा नदी के किनारे सिंचाई जलाशयों का निर्माण इसमें प्रस्तावित किया गया है। कोपरा नदी सोनार नदी की क्या है? कोपरा नदी सोनार नदी के एक सहायक नदी है यानी कि ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, जो क्षेत्र के आर्द्र भूमि एवं नदी तटवर्ती जो परिस्थिति तंत्र है उसमें क्या है? योगदान देती है। और वर्ष 2023 में अधिसूचित यह टाइगर रिजर्व, ठीक है, भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग परियोजना के, एक मिनट, ठीक है, भारत के, यहाँ पे देखेंगे बहुत छोटा छोटा है इसलिए कई बार अलग हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अधिसूचित यह टाइगर रिजर्व, यहाँ पे देखेंगे 2000, ठीक है, 2339.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है ये। ठीक है, इसका ये एरिया है पूरा 2339.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसे नौरादेही, ठीक है, इसे नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, कौन सा है? नौरादेही जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, इससे अलग करके ये बनाया गया है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया था। ठीक है, पहले हम इसको कर लेंगे इरेज, फिर करेंगे अपनी स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट नया है, नया नेशनल इवेंट है नंबर, ओके, नंबर 7। यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिख रही, ये दिक्कत हो रही। भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई? ठीक है, भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को किस राज्य में मंजूरी मिली है? ये राज्य किसमें है? किसमें मिली है इसे मिली है असम में। ठीक है, असम, ठीक है, असम में से मंजूरी मिली गई है। ठीक है, मंजूरी दी गई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देश की पहली जलमग्न दोहरी सुरंग वाली सड़क सह रेल सुरंग परियोजना, सड़क के साथ और रेल सुरंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये जो अवसंरचना है, ये परियोजना है, लगभग 18,662 करोड़ की अनुमानित लागत से तैयार होगी और यह सुरंग असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी, जैसे कोलकाता में आपने देखा होगा अभी बनी है। ठीक है, और कुल देखेंगे 33.7 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में नदी के नीचे 15.8 किलोमीटर लंबी दोहरी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसमें डबल सुरंग होगी, सड़क भी होगी, जैसे कि इसमें सह रेल सुरंग परियोजना है। ठीक है, सड़क और सुरंग भी होगी जो रेल की होगी। ठीक है, और जो यहाँ पे देखेंगे सह दोहरी सुरंग का निर्माण किया जाएगा और यह NH-15 पर स्थित गोहपुर और NH 715 पर स्थित नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। ठीक है, किसको? यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर आता है, किसको किसको जोड़ेगी? और ये कौन से? NH-15 पर कौन सा है? गोहपुर, और NH 715 पर स्थित है नुमालीगढ़, इनको जोड़ेगी। ठीक है, और ये पूरे होने पर भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग और विश्व की दूसरी ऐसी सुरंग होगी। ठीक है, भारत की पहली होगी और विश्व की क्या होगी? दूसरी होगी। ठीक है, इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे नेशनल इवेंट नंबर 8। ओके, नेशनल इवेंट नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर पे चलते हैं। 24 फरवरी 2026 को राज्य चुनाव आयुक्तों यानी कि SEC के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली, भारत। एक्चुअली अगर आपको नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे हुआ है, मोस्टली ये सम्मेलन जो नेशनल है वो सारे न्यू दिल्ली में ही होते हैं। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं अगर आपका ये है कि गलत होगा या नहीं होगा, मोस्टली आपका करेक्ट होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा? 24 फरवरी 2026 को राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI ने 24 फरवरी
ठीक है। ईसीआई ने 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्य चुनाव आयुक्तों यानी कि एसईसी के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। यह सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक के लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व पिछला सम्मेलन वर्ष 1999 में कब हुआ था? 1999 में हुआ था, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा इसमें कट रहा है, इसको मैं देख ले रही हूँ एक बार। ओके, ठीक है। हाँ, 1999 में, ये हम में लिखा हुआ क्या, ठीक है, किया गया था, यानी कि आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेशनल इवेंट नंबर 9। हाल ही में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है, ओके। हाल ही में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विभाज्य कर पूलों में, ठीक है, विभाज्य कर पूल में राज्यों का हिस्सा वर्टिकल डिवोल्यूशन कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, ठीक है। हाल ही में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग के रिपोर्ट के अनुसार विभाज्य कर पूल में राज्यों का जो हिस्सा है कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया, कितने परसेंट? 41%, ठीक है। 41% जो पहले भी था, 41% तक इसे बरकरार रखा गया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की थी, ठीक है। और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया, ठीक है, कौन से हैं? डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की जो 5 वर्षीय रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 5 वर्षीय अवधि के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं, ठीक है। आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण यानी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन को 41% पर स्थिर रखा है, ठीक है। 41% पर था, ठीक है, उस पर स्थिर रखा है। हालांकि बात करें कि क्षैतिज जो हस्तांतरण है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है, इनके मानदंडों में बदलाव किए गए हैं, ठीक है। और वित्त आयोग, तो आप जानते हैं कि कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल 280 क्लॉज ए के अनुसार, ठीक है, 281 के अनुसार एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। और वैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इतना ये क्वेश्चन आयोग को पसंद है कि हमेशा आपको इससे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद पूछ लेंगे तो बच्चों को रट गया और उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बना के जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो क्या है? वित्त आयोग का गठन 280 में है, ठीक है, और जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है यानी प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है और 5 वर्ष में किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये आ चुका है, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 5 हो गए, ठीक है। जिनका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच, मोस्टली अगर कहेंगे वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, ठीक है, मोस्टली किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना यानी कि बंटवारा करने के लिए, ठीक है। जो उनका वित्तीय जो संसाधन है, ठीक है, फाइनेंशियल जो संसाधन है, रिसोर्समेंट है, उनको बंटवारा करना है तो राज्य और केंद्रों के बीच, ठीक है। इसलिए 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये पूरा इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट से यहाँ पे हमारा आ जाएगा कौन सा? ओके ओके ठीक है, एक और है, उसके बाद फिर चलते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, ठीक है। 9 नंबर था, ये 9 नंबर था, 9th नंबर, अब नंबर 10th है, ठीक है। नेशनल इवेंट नंबर 10th है, ठीक है। यहाँ से ही हम देखेंगे इसको। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए प्रस्ताव के अनुसार डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को प्रति मामले अधिकतम कितनी राशि तक का मुआवजा दिया जा सकता है? कितनी राशि तक का? 25,000। कितना है? 25,000 तक का मुआवजा देने का प्रावधान है, ठीक है। यानी कि आरबीआई गवर्नर, जो आरबीआई हैं उनके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। इन्होंने जो छोटे मूल्य के डिजिटल धोखाधड़ी वाले लेन देन से होने वाले नुकसान के लिए प्रत्येक मामले में 25,000 तक के मुआवजे का प्रस्ताव दिया है। इस योजना की खास बात क्या है कि यदि ग्राहक ने अपना 1 टाइम पासवर्ड यानी जिसे बोलेंगे ओटीपी, ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी साझा कर दिया है, तब भी उसे इस मुआवजे के हकदार होंगे, ठीक है। आरबीआई कुल नुकसान का 70% मुआवजा देगा और जबकि शेष जो 30% है इसका वहन ग्राहक और बैंक मिलकर करेंगे। यह लाभ ग्राहक को उसके जीवन काल में केवल एक बार ही प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि आपके लाइफ टाइम में अगर आपसे ऐसा हो रहा है तो केवल एक बार ही ये प्रॉफिट आपको होने वाला है और इसका भुगतान जो डिपॉजिट
एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी कि DEA फंड की अतिरिक्त आय से किया जाएगा। ठीक है, ये बोल रहे होंगे कि गवर्नमेंट से देगी, नहीं। ठीक है, ये किससे मिलेगा आपको, ये भुगतान आपको किससे मिलेगा, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कदम है ये। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई OTP वगैरह अगर आ रहा है, ठीक है, तो किसी से OTP शेयर नहीं करना है। ठीक है, आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट, कि कभी भी कोई बैंक अपने कस्टमर से कोई पर्सनल डिटेल मोबाइल में नहीं पूछती। ठीक है, अगर आप मोबाइल में कॉल आ रहा है और आपसे पर्सनल डिटेल पूछी जा रही है, OTP वगैरह पूछा जा रहा है आपसे, खाता नंबर से लेके आपका पिन नंबर पूछा जा रहा है, तो आप सावधान हो जाएं, वहाँ नहीं बताना है। आप अपने बैंक से कॉल कर सकते हैं और बैंक पे आप सीधे जाके मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ आपको किसी से भी OTP शेयर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट नंबर फर्स्ट है भारत मलेशिया संबंधों को भारत मलेशिया संबंधों को अगस्त 2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली मलेशिया यात्रा कब की है। ठीक है, पहली जो उनकी मलेशिया यात्रा रही कब रही है, ये 7 से 8 फरवरी 2026 के बीच रही है। ठीक है, आइए देखेंगे इसको हम एक बार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री कौन से हैं, अनवर इब्राहिम, मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम के निमंत्रण, ये जरूर पूछेंगे, PCS में सम्मिलित करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, अनवर इब्राहिम के इनकी इन्विटेशन पर 7 से 8 फरवरी 2026 को मलेशिया का दौरा किया था और यह प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी मलेशिया यात्रा थी और द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किए जाने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा इसे माना जा रहा है। ठीक है, इस यात्रा के दौरान रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें भ्रष्टाचार के निपटने के लिए मलेशियाई भ्रष्टाचार निरोधी आयोग और भारत की CBI के बीच हुआ समझौता प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि मलेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या कितनी है, लगभग देखेंगे 27 लाख है, जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका और UAE के बाद शीर्ष स्थान रखता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे इंटरनेशनल इवेंट नंबर सेकंड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से है, ये जूम किया है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, हम बोल दे रहे हैं आपको। ठीक है, सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी कब भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। ठीक है, ये कब रहे, ये 5 से 10 फरवरी 2026 के बीच पैट्रिक हरमनी, इनके डॉक्टर पैट्रिक हरमनी, ठीक है, सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं, ये भारत की यात्रा पर रहे थे, राजकीय यात्रा पर। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं, हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, डॉक्टर पैट्रिक हरमनी 5 से 10 फरवरी 2026 तक 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। ठीक है, राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनकी भारत की पहली क्या थी, आधिकारिक यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान भारत और सेशेल्स के बीच कितने समझौते हुए थे, 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें कौन कौन से था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और औषधि सहयोग था, मौसम विज्ञान में, तकनीकी में, वैज्ञानिक सहयोग में, यानी कि 2026 से 30 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, डिजिटल परिवर्तन, महासागर अवलोकन और समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान एंड सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण तथा खाद्य पदार्थों की खरीद जैसे प्रमुख जो क्षेत्र हैं उसमें शामिल किए गए थे। इसके अतिरिक्त बात करें भारत के सेशेल्स के लिए, ठीक है, भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की थी। इसमें 125 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तथा जो शेष राशि अनुदान है उसके सहायता के रूप में भी प्रदान की गई थी, क्योंकि शेष जो राशि अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने अमेरिका और भारत और सेशेल्स के बीच हुआ है। ठीक है, कितने समझौते हुए, 7 समझौते हुए। ठीक है, और उसके जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं सेशेल्स के, कौन है, डॉक्टर पैट्रिक हरमनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे एक मिनट इसको मेरेज करेंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सेकंड तक हो गया। नेक्स्ट इंटरनेशनल इवेंट नंबर 3 है। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया गया है? ये है ग्रीस। किसके साथ किया है? ग्रीस के साथ किया गया है। ठीक है, भारत और ग्रीस के बीच पर
जो हस्ताक्षर किए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ग्रीक समकक्ष, ठीक है, निकोलाउस नाम है इनका, निकोलाउस जॉर्जियोस डेंडियास, ठीक है, निकोलाउस जॉर्जियोस डेंडियास के बीच हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे हस्ताक्षर किए गए? ये है मानेकशा केंद्र में द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि साइन किए गए थे। 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान प्रदान भी किया गया इसमें, और जो दोनों सशस्त्र बलों के बीच विभिन्न सैन्य गतिविधियों को बढ़ाएगा, इसमें ये सहयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इवेंट नंबर 4। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट नंबर 4 62, ठीक है, 62वें, ठीक है, यानी कि 62 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की वार्षिक बैठक जर्मनी के म्यूनिक में कब आयोजित की गई? ठीक है, ये की गई है 13 से 15 फरवरी 2026 के बीच। ठीक है, यानी कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन MSC 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। ठीक है, और शीत युद्ध की बात करेंगे। उल्लेखनीय कि शीत युद्ध 1947 से 91 के दौरान 1963 में जर्मन अधिकारी और प्रकाशक इवाल्ड हेनरिक वॉन क्लेस्ट द्वारा MSC की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी अगर आपसे पूछा जाए? ठीक है, जो MSC की स्थापना कब की गई थी, तो ये देखेंगे कोल्ड वॉर के दौरान, जो 1947 से 91 के बीच हुआ था, और 1963 में जर्मन अधिकारी और प्रकाशक इवाल्ड हेरन वॉन क्लेस्ट द्वारा MSC की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 62वें, ठीक है, यानी कि 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की जो वार्षिक बैठक है जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित की गई थी। ये की गई थी 13 से 15 फरवरी 2024 के बीच में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल इवेंट नंबर है, कौन सा है? 5th। ठीक है, 5th, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिख रही, थोड़ा इसीलिए परेशानी हो रही है। देखेंगे हाल ही में तूफान मार्टा, स्टॉर्म मार्टा ने यूरोप के किस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई और कृषि को व्यापक नुकसान पहुंचाया? किसने मचाई है? ये है आइबेरियस प्रायद्वीप है, स्पेन और पुर्तगाल के बीच। ठीक है, यानी कि हाल में तूफान मार्टा ने यूरोप के किस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई, और तूफान का नाम है मार्टा, और कृषि को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। यूरोप का कौन सा क्षेत्र है? यह है आइबेरियन प्रायद्वीप, यानी कि स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, आइए इसको हम देख लेते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तूफान मार्टा ने यूरोप के आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित स्पेन और पुर्तगाल में भारी बारिश और विनाशकारी आंधियों के साथ दस्तक दी थी, जिसके क्या हुआ था? क्षेत्र की जो फसलें हैं और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा था। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आइबेरियन प्रायद्वीप जलवायु परिवर्तन के प्रति यूरोप के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में एक माना जाता है। आइबेरियन प्रायद्वीप यानी कि आइबेरियन पेनिनसुला यूरोप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यूरोप के कहाँ पे आप देखेंगे, आपके पास अगर एटलस होगी निकाल लीजिए। ठीक है, यूरोप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है यहाँ पे। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, मेडिटेरियन जो सागर है एंड अटलांटिक सागर है उससे घिरा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कौन सा है? स्पेन एंड पुर्तगाल। ठीक है, आप फ्रांस के नीचे देखेंगे, फ्रांस के सदर्न रीजन में चलेंगे तो स्पेन और पुर्तगाल मिलेगा। ठीक है, पुर्तगाल का देखेंगे तो अटलांटिक महासागर मोस्टली इसकी सीमा लगा रहा है, और स्पेन लगाएगा तो मेडिटेरियन सी से लगाएगा, लेकिन दोनों ही सीमा लगाते हैं। ठीक है, और मोस्टली स्पेन बड़ा है पुर्तगाल से ज़्यादा, और पुर्तगाल आप देखेंगे तो छोटा सा स्पेन के पास में दिखाई देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इवेंट नंबर 6। ठीक है, ओके, यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट नंबर 6। हाल ही में बांग्लादेश में हुए चुनाव में किस पार्टी ने 300 में से 209 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है? कौन सी पार्टी ने की है? ये पार्टी है बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी BNP। ठीक है, बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी BNP ने की है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी BNP ने हालिया जो आम चुनाव में 300 सदस्यीय संसद में 209 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है। ठीक है, इस पार्टी का जो नेतृत्व है वर्तमान में तारिक रहमान कर रहे हैं, और BNP की स्थापना इनके पिता जनरल जियाउर रहमान ने 1978 में की थी। उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया ने पार्टी की कमान संभाली और 1982 से इनकी विचारधारा और संगठनात्मक दिशा तय करने में केंद्र की भूमिका निभाई थी। ठीक है, लगभग देखेंगे 17 वर्षों के स्वनिर्वासन के बाद 60 वर्षीय तारिक रहमान हाल ही में बांग्लादेश लौटे और पार्टी का इन्होंने नेतृत्व संभाला। भारत और BNP के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं, जो जियाउर रहमान के समय से विकसित होते आ रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इवेंट नंबर 7, ठीक है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? यानी कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? किसने जीता है? ये तेजस्वन शंकर ने जीता है, ठीक है। यानी कि तेजस्वन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन, ठीक है, हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया है, ठीक है। कौन सा? एकमात्र, यानी कि स्वर्ण पदक दिलाया है। भारत ने कुल 5 पदक, यानी कि 1 स्वर्ण है जिसमें 2 रजत है, यानी कि सिल्वर है 2, ठीक है, और 2 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज है, यानी कि 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है एंड 2 क्या है? ब्रॉन्ज है, जो इन्होंने हासिल किए हैं। और पदक तालिका हम देखेंगे जो क्या है, 6ठा स्थान प्राप्त किया भारत ने। इस प्रतियोगिता में चीन है 34 पदक के साथ, जिसमें इनके 10 तो स्वर्ण है, 11 रजत है और 13 कांस्य है, ठीक है। इसके साथ ही क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है चाइना, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इवेंट नंबर कितना है? 8th यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट नंबर कौन सा है? 8th है। 2026 एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? किसने किया है? भारत ने किया है, ठीक है। यानी कि बंदूक चलाने में भारत नंबर 1 पर है, ठीक है। 2026 एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? भारत ने किया है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत ने 2026 एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 51 स्वर्ण, 23 रजत और 20 कांस्य सहित कुल अगर बात करी जाए पदक की तो 94 जो है, यानी कि 94 पदक हासिल किए हैं, यानी कि जीते हैं। यह चैंपियनशिप एशियाई शूटिंग परिसंघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों श्रेणियों में राइफल और पिस्टल स्पर्धाएं आयोजित की हुई, ठीक है, इनकी आयोजित हुई थी। और प्रतियोगिता में 20 देशों के कुल 311 निशानेबाजों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। और भारत ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इससे जरूर क्वेश्चन बनेगा। जहाँ पे भारत इतने सारे पदक लेके आ रहा है तो उससे क्वेश्चन बनना पूरा संभावित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इंटरनेशनल इवेंट नंबर 9 यहाँ है, ठीक है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ठीक है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था? कौन सा शहर है? दुबई, ठीक है, दुबई में किया गया था, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। यानी कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 3 से 5 फरवरी 2026 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। यह सम्मेलन है भविष्य की सरकारों को आकार देना, ठीक है, यह जो सम्मेलन है भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी कि शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स विषय के अंतर्गत आयोजित हुई थी। इनकी थीम है, ठीक है, थीम क्या है? सम्मेलन की थीम क्या है? भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी कि शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है आज का हमारा इंटरनेशनल इवेंट नंबर 10, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वेटलैंड डे, सभी को रट गया है 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण परिस्थितियों तंत्रों, यानी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण, यानी कि वेटलैंड्स जो है उनकी संरक्षण करना, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस करना। और वर्ष 2026 का विषय क्या है? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, ठीक है, ये इसकी थीम है। आर्द्र भूमि, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना, ठीक है, ये पूरी थीम है। यहाँ से वर्ष 2026 का विषय है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। वेटलैंड डे कब है? 2 फरवरी, ठीक है। यहाँ से पूरा हमारा इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको हम संक्षेप में कराए हैं और विस्तार से लेके आएंगे प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें हम कराते हैं इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट, जो एक एक करके विस्तार से बताते हैं। इसको हमें एक साथ अब क्विक रिवीजन करा दिया, जैसे आप एक साथ में आपको समरी रूप में मिल गया आपको, ठीक है, इसका जैसे बोलते हैं सार मिल गया, ठीक है, निचोड़ है ये एक तरह से। और फिर विस्तार से भी हम पढ़ाएंगे इसका। इसके बाद क्लास जस्ट लेके आएंगे नेशनल
करंट अफेयर कराएंगे और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी कराएंगे। ठीक है, पूरी जितना करंट अफेयर आता है, जैसे आप प्रतियोगिता दर्पण देखेंगे, ठीक है, मोटी पत्रिका होती है, लेकिन जितनी आपकी ज़रूरत है करंट अफेयर जितने आता है वो हम कंप्लीट करा ही देते हैं। और बाद में सबसे लास्ट में एक टेस्ट भी रख लेते हैं, जिससे आपने पढ़ा है वो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ हम कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये फिर क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। और आप लोग तब तक रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब आर की वैकेंसी सुनने में आ रही कि आएगी, और ये जुलाई तक इसका एग्ज़ाम की संभावना बताई जा रही। कई लोग कह रहे थे कि इस बार आर नहीं आएगा, लेकिन इस बार आर इस पर हम एक वीडियो बना के लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें कि कब आ रही वैकेंसी, कितने पोस्ट आ रहे हैं और किस तरह से आप तैयारी करें। ठीक है, इसे मिलते हैं अब नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।